हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं द 100 सीजन 6 का फर्स्ट एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि द 100 एक अमेरिकन टीवी सीरीज़ है जो कि द CW चैनल पर टेलीकास्ट की जाता है और इसके टोटल 7 सीज़न हैं, जिसका सिर्फ एक ही सीज़न यानी कि फर्स्ट सीज़न हिंदी में ऑफिशियली डब किया गया है। तो अगर आप बाकी के सारे सीज़न हिंदी में अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्टिंग मैं छठे सीज़न से कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सारे सीज़न हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके स्टार्टिंग के 6 सीज़न नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसका लास्ट यानी कि फाइनल सीज़न 7वां सीज़न इसी साल द CW पे टेलीकास्ट किया गया था और द CW वालों ने अभी तक नेटफ्लिक्स को सीज़न 7 नहीं दिया है नेटफ्लिक्स पर अपलोड करने के लिए। 7वें सीज़न का लास्ट एपिसोड कुछ हफ्ते पहले ही आया था और उस एपिसोड की एंडिंग मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी की थी, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लास्ट कुछ एपिसोड्स में क्या हुआ था। प्रीवियसली ऑन दी 100 में दिखाया जाता है कि वो लोग अच्छा खासा अर्थ पे रह रहे होते हैं, तो अर्थ दोबारा रहने लायक नहीं होता है, तो वो बड़ी सी मदरशिप में बैठ के स्पेस में चले जाते हैं। अर्थ दोबारा रहने लायक क्यों नहीं है, इसका रीज़न तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, वो आपको 5th सीज़न देख के पता ही लगेगा। अब अर्थ तो रहने लायक नहीं था और ना ही अगले 200-300 साल तक रहने लायक रहेगा, और उस मदरशिप में इतना खाना पानी नहीं था कि सब लोग सरवाइव कर सकें, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। इस मदरशिप पे बहुत सारी ऐसी मशीन थी जिसमें आप एक बार लेट जाओ तो आप बहुत सालों के लिए उसमें ज़िंदा रह सकते हो, पर आपकी एज उतनी ही रहेगी, आपका शरीर में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, आपके बिल्कुल भी नाखून या बाल नहीं बढ़ेंगे, आप जितने साल के हो उतने साल के रहेंगे, जैसा कि आप इस मशीन को स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम उस मशीन में लेट जाते हैं 100-150 सालों के लिए, और जब अर्थ दोबारा रहने लायक हो जाएगा तो हम दोबारा अर्थ पे चले जाएंगे, और सब लोग उस मशीन में लेट जाते हैं। जब वो उठेंगे तो लगभग 100, 125 या 150 साल बीत चुके होंगे, सब लेट जाते हैं, बट मोंटी और उसकी गर्लफ्रेंड नहीं लेटते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 2 रीज़न हैं। पहला, मोंटी और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वैसे ये रीज़न कुछ अजीब सा है, पर फिर भी एक रीज़न तो था, और ये लाइफ जीना चाहते थे, एक दूसरे के संग अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे। बट मेन रीज़न जो था वो ये था कि मोंटी को पता था कि अगर वो 100-150 साल भी उस मशीन में रह लें और वो वापस जब उठेंगे तब खाना पीना, इतने सारे लोग थे, सबके लिए कम पड़ जाता, वो लोग सरवाइव नहीं कर पाते। और मोंटी के हिसाब से 100-150 सालों में अर्थ दोबारा रहने लायक नहीं होता, अर्थ पे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती जिस कारण वो वहाँ पे नहीं रह पाते, पानी की कमी या कुछ रेडिएशन की, जो भी हो। तो मोंटी एक प्लान भी तैयार करता है। प्लान भी ये होता है कि वो एक बहुत अच्छा प्लैनेट ढूंढेगा जो अर्थ जैसा ही होगा, मतलब कि अर्थ जैसा एनवायरनमेंट होगा और वो वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। और प्लान ए ये होता है कि वो सब 100-150 सालों के लिए उस मशीन में सो जाएंगे, और जब दोबारा अर्थ रहने लायक होगा तो वो लोग वहाँ पे दोबारा रहने लग जाएंगे। मगर मोंटी के हिसाब से अर्थ रहने लायक नहीं होने वाला था, इसलिए वो प्लान बी के हिसाब से प्लैनेट को ढूंढने लग जाता है। और साथ ही साथ मोंटी और उसकी गर्लफ्रेंड रोमांस भी करते हैं, और जॉर्डन उसी का नतीजा होता है। और 5वें सीज़न की एंडिंग में जॉर्डन की बहुत धमाकेदार एंट्री भी की जाती है। ये तो था कुछ पिछले एपिसोड की कहानियाँ। तो अब बढ़ते हैं अपने मेन एपिसोड में। तो एपिसोड में सब लोग खड़े रहते हैं, इमोरी, जॉन, रेवन, क्लार्क, एको, जॉर्डन, शो, यानी कि सारे मेन बंदे खड़े रहते हैं और सामने मोंटी की रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं।
मोंटी ने पहले कुछ वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वही वो लोग सुन रहे होते हैं। उसमें मोंटी बोलता है कि इस कारण से मैंने प्लान भी बनाया और मैंने ये प्लेनेट ढूंढ दिया है, तो मैं चाहता हूँ अब तुम सब लोग इस प्लेनेट पर अच्छे से सरवाइव करो। और मोंटी ये भी बताता है कि उसे एक सपना आता है कि तुम सब लोग अच्छे से सरवाइव कर पाओगे, तुम लोगों की अच्छी लाइफस्टाइल रहेगी इस प्लेनेट पर। और उसके बाद फिर वही डायलॉग सब एक एक करके बोलते हैं, मे वी मीट अगेन, जो कि हर किसी के मरने के बाद बोला जाता है। बट रेवन वहाँ से गुस्से में चली जाती है और बोलती है कि मोंटी को हमें नहीं खोना चाहिए था। और शाह उसके पीछे पीछे चले जाता है। जैसे ही वो उस रूम के बाहर निकलते हैं, शाह रेवन से बोलता है कि रेवन रुको, क्या तुम ठीक हो? तो रेवन बोलती है नहीं, मेरे को हर्ट हुआ है। बोलती है उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो शाह बोलता है इसमें तुम्हारी क्या गलती है, उन्होंने वो रास्ता चूज किया, वो उसमें खुश था। और ये भी बोलता है कि तुम्हें वही काम करना चाहिए और उन्हीं के साथ रहना चाहिए जिनसे तुम प्यार करते हो। और वो और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसी टाइम रेवन उसे किस कर देती है शॉ को। और यहाँ पे एक रोमांटिक सीन चलता है। एक लंबी किस करने के बाद रेवन बोलती है कि हमें कहाँ चलना है सेक्स करने के लिए। शाह उसे एक रूम में ले जाता है और वहाँ पे वो धपा धप करते रहते हैं। और बाकी के लोग सब लोग खाना खा रहे होते हैं और जॉर्डन उन्हें खाना दे रहा होता है। सामने से क्लार्क आती है और जॉर्डन बोलता है क्या तुम मैडी को देख रही हो? तो वो बोलती है हाँ। और जॉर्डन खाना देने जाता है सब लोगों को, तो क्लार्क भी उसी के संग जाती है। तो सब लोग बोलते हैं क्लार्क से क्या तुमने रेवन और शाह को कहीं देखा है? क्लार्क बोलती है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और जॉर्डन और क्लार्क ही आपस में बात होने लग जाती है। जॉर्डन बोलता है कि तुम्हारी मम्मी बहुत उदास हैं। क्लार्क बोलती है हाँ, थोड़ी सी उदास है मार्कस केन की वजह से। तो जॉर्डन बोलता है ओह शिट, मैं तो मार्कस केन के बारे में भूल ही गया था। वो एक छोटी सी चीज लाता है और वो एबी को दे देता है। वो बोलता है कि इससे तुम मार्कस केन को ठीक कर सकती हो। तो एबी खुश हो जाती है। उसी टाइम सब लोग खाना खा लेते हैं। बेलामी बोलता है सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। और बेलामी बोलता है कि मोंटी ने ये प्लेनेट हमारे लिए बहुत मेहनत से ढूंढा है, इतने सारे प्लेनेटों में से सिर्फ यही चुना है जिसका नाम होता है अल्फा। तो हमें इस प्लेनेट पर जाकर देखना पड़ेगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट उनके लायक है कि नहीं। और कुछ लोग डाउटफुल होते हैं यहाँ का रेडिएशन लेवल क्या रहेगा। यहाँ तक कि शॉ भी थोड़ा डाउटफुल रहता है कि ये प्लेनेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और भी कुछ लोग डाउटफुल रहते हैं, पर रेवन बोलती है मुझे मोंटी पर भरोसा था और हमें भी करना चाहिए। और क्लार्क और बेलामी बोलते हैं तो ठीक है, हम इस प्लेनेट पे जाके देखने वाले हैं यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो सब लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अल्फा प्लेनेट पे जाकर वहाँ का एटमॉस्फेयर, इनॉस्फेयर, वहाँ का पानी का सोर्स और भी हमारे लायक चीज़ है कि नहीं, तभी हम अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। तो वो लोग एक टीम बनाते हैं जो वहाँ जाकर ये सब चीज़ चेक कर सकें। तो बेलामी बोलता है कि मैं, क्लार्क, जॉन मर्फी, इमोरी, जैक्सन, मिलर और शाह जाएंगे और बाकी के यहीं पे रहेंगे। तो रेवन बोलती है मैं क्यों नहीं जाऊंगी? तो बेलामी बोलता है नहीं, तुम नहीं जाओगी क्योंकि हमें एक पायलट की ज़रूरत है और हमारे पास सिर्फ 2 ही पायलट हैं। एक पायलट इधर स्पेस से हमें रेडियो पे सब कुछ जानकारी बताता रहेगा और एक पायलट हमारे साथ जाएगा। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेलामी ने बिल्कुल सही करा क्योंकि रेवन बहुत इंटेलिजेंट थी और उन लोगों को उसकी ज़रूरत थी, यहाँ तक कि 100 से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट थी। अब वो अल्फा प्लेनेट पे जाएंगे और उन सब लोगों को कुछ हो गया तो मदरशिप पे इतने सारे लोग हैं तो उनका क्या होगा। और यहाँ पे एक इंटेलिजेंट बंदा चाहिए, पायलट वगैरह, तो वो रेवन को यहीं छोड़ जाते हैं। और एपिसोड में आगे ये प्रूव भी कर देता है बेलामी और सब लोग उस प्लेनेट के लिए रवाना हो जाते हैं। और कुछ देर में ही उन लोगों का आपस में कनेक्शन टूट जाता है, उन लोगों को सिग्नल आना बंद हो जाता है। रेवन कंप्यूटर पे लग जाती है और काम करने लग जाती है कि ऐसा ये क्यों हुआ, और भी इम्पोर्टेंट काम करने लग जाती है। और थोड़ी देर में जॉर्डन उसके पास आता है और बोलता है कि रेवन देखो। तो रेवन बोलती है जॉर्डन बाद में आना, मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ।
जोडन बोलता है कि जरा आओ तो सही, तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ दिखाऊं। तो वो शीशे वहाँ वो बड़ी सी विंडो से दिखाता है कि ये अल्फा प्लैनेट नहीं, ये एक मून है उस बड़े से प्लैनेट का। रेवन भी चौंक जाती है, बोलती है वाओ कितना शानदार है। और वो सब लोग अल्फा प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं जो कि रियल में एक मून था। वहाँ पे उतरते हैं तो इमोरी चेक करती है कि रेडिएशन लेवल अच्छी है कि नहीं, और रेडिएशन लेवल काफ़ी अच्छी होती है। वो लोग सांस ले सकते हैं और सब लोग वंडर हो जाते हैं और बोलते हैं वाओ सो वंडरफुल। वहाँ की नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी होती है कि पूछो ही मत। वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ की सांस बहुत ज़्यादा साफ़ होती है। कितनी हरियाली, कितने अच्छे अच्छे फूल, और बहुत बड़ी मेन बात ये होती है वहाँ पे दो सन होते हैं। और वहीं मदरशिप पर एबी मार्कस केन को ठीक कर रही होती है, तो उसको ठीक करने के लिए उसे थोड़ा सा ब्लड चाहिए होता है। तो वो रेवन के पास चली जाती है और बोलती है मुझे कुछ हेल्प चाहिए, मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए केन को ठीक करने के लिए। तो वो बोलती है ठीक है ले लो। तो वो एबी रेवन से बोलती है सॉरी, आई एम तो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। रेवन बोलती है चुपचाप मुंह बंद करो और अपना काम करो, फोन लो और यहाँ से दफाओ। और दोनों इमोशनली हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। रेवन बोलती है कि तुमने मेरे संग ऐसा क्यों किया। तो एबी बोलती है मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। और रेवन बोलती है हाँ तुम हो भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी मम्मी भले ही दारू पीती थी मगर वो मेरी चिंता करती थी, कभी भी मेरा मिसयूज़ नहीं किया, पर तुमने मेरा मिसयूज़ किया। और साथ में ये भी बोलती है कि तुम अपने नेक्स्ट डोज का इंतज़ार कर रही हो, यानी कि तुम अपने नेक्स्ट डोज के बारे में सोच रही होगी। पक्का मैं तुम्हारे से शर्त लगा सकती हूँ। नेक्स्ट डोज से मतलब है कि एबी जो है वो ड्रग्स लेने लग गई थी। उसके बाद वो खून लेती है और मार्कस केन को ठीक करने चली जाती है। और उसके बाद एक लड़की ऑक्टेविया को जगाने चली जाती है। बहुत दूर चलते चलते वहाँ पे एक लेक आता है, यानी कि एक छोटी सी झील आती है। और बेलामी बोलता है कि हम लोगों का अपने पानी का सोर्स मिल गया, और एक बार फिर सब लोग वंडरफुल रह जाते हैं। वाओ कितना नाइस व्यू है, कितना अच्छा व्यू है। वाकई में सच बताऊं तो इस प्लेनेट की खूबसूरती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और उसके बाद जॉन मर्फी अपने कपड़े उतारता है और उस झील में नहाने के लिए चले जाता है। सब लोग बोलते हैं रुको तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अभी तक हम लोगों ने इस पानी को टेस्ट नहीं किया है, तुम इसमें नहीं नहा सकते, तुम मर भी सकते हो इस पानी में नहाने के लिए। और जॉन मर्फी उनकी एक भी ना सुनता और डायरेक्ट उसमें पानी में कूद जाता है। सब लोग बोलते हैं पागल हो गए हो क्या, हमें इसे टेस्ट तो करने दो, रेडिएशन लेवल और भी बहुत चीज़ चेक करनी है हमें, तभी तुम इसमें नहा सकते हो। पर जॉन मर्फी कहाँ सुनने वाला था, वो पानी में नहाने लग जाता है। इतनी गहरी डुबकी लगाता है कुछ सेकंडों के लिए वो बाहर ही नहीं आता। सब लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं कुछ गड़बड़ है, और सब लोग कपड़े उतारने लग जाते हैं और वो सब लोग उसको बचाने के लिए कूदने वाले होते हैं। इतने में जॉन मर्फी ऊपर आ जाता है और हंसता है और वो अपने साथ इमोरी को भी ले जाता है। वो दोनों नहाने लग जाते हैं, खेलकूद मस्ती करने लग जाते हैं। बेलामी भी बोलता है एको से चलो हम दोनों भी चलते हैं, और वो हंसने लग जाते हैं। और वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम आज रात यहीं पे अपना कैंप लगाएंगे। रात हो जाती है और वो लोग आग जला लेते हैं और खाना बना रहे होते हैं। जैक्सन और मिलर आपस में बात कर रहे होते हैं और मिलर बहुत दुखी होता है कि उन लोगों ने बंकर में ऐसे ऐसे काम किए होते हैं। तो जैक्सन बोलता है कि तुमने ही थोड़ी की हैं, मैंने भी तो किए हैं। इतने में दूसरी साइड बेलामी और एको बैठे होते हैं और एको बोलती है बेलामी से कि तुम एक दिन मिलर को थैंक यू बोलोगे कि उसने ऑक्टेविया की जान बचाई। और शाह उस रेडियो के जरिए रेवन से संपर्क करने की कोशिश करता है पर संपर्क नहीं होता है। तो बेलामी और एको बोलती है कि रेवन उस रेडार को ठीक कर देगी तो हमारे यहाँ सिग्नल आ सकेगा और हम बात कर पाएंगे। इतने में एक कीड़ा जैक्सन के हाथ पर आ जाता है। जैक्सन के हाथ के पास एक पेड़ की पत्ती होती है, वो उसे खाने लग जाता है और उसके बाद वो जैक्सन को खाने की कोशिश करता है, पर जैक्सन उसे एक कांच के जार में पकड़ लेता है
और यही सब बात वो सब लोगों को बताता है कि पहले ये सिर्फ पत्ती को खाना चाहता था, अब ये मेरे को भी खाना चाहता है। और ये पहले दिखता अलग था, अब ये दिखने में बिल्कुल अलग है और खतरनाक भी। जॉन मर्फी बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। इतने में अजीब सी कीड़ों की आवाज आने लग जाती है। बहुत सारे कीड़े होते हैं, बग्स। तो बेलामी बोलता है सब चीज पैक करो, इतने सारे बग्स आ रहे हैं और ये हम लोगों को खा लेंगे, हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और वो सब लोग भागने लग जाते हैं, सामान पैक करके जल्दी जल्दी फटाफट। क्लार्क और बेलामी बोलते हैं अपना मुंह ढक लो और भागते रहो, पर वो कीड़े आ जाते हैं उनके बहुत करीब और उन्हें काटने लग जाते हैं। इतने में बेलामी और बहुत सारे लोग फ्लेयर निकाल लेते हैं और उन्हें जलाने लग जाते हैं। इनसे उन फ्लेयर की वजह से वो कीड़े उनके पास नहीं आते हैं और वो भागते रहते हैं। उनकी फ्लेयर खत्म होने वाली होती है। सबसे आगे शॉ भाग रहा होता है और कुछ ही देर आगे बहुत बड़े बड़े खंबे लगे होते हैं। वो रेडिएशन वाले खंबे होते हैं ताकि उस इलाके में कोई घुस ना पाए। अब आप सोच रहे होगे ये खंबे कहाँ से आए। बस आप एपिसोड देखते रहो, मेरी वीडियोस को देखते रहो, आपको सब पता लग जाएगा। शॉ उस खंबे को क्रॉस कर देता है और वो रेडिएशन के खंबे उसे झटके दे देते हैं। करंट के नहीं, वो रेडिएशन के झटके होते हैं, करंट की तरह दिखते हैं जब आप द 100 का एपिसोड देख रहे होगे। शॉ धीरे धीरे मर रहा होता है तो क्लार्क उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है और उसी टाइम शॉ बोलता है उस खम्भे पे जो बटन लगा है उसे पहले ऑफ करो। तो वो सब लोग वहाँ पे, तो क्लार्क उस बटन को दबा के ऑफ कर देती है। तो वो क्लार्क बोलती है कि सब लोग अंदर आ जाओ। जैसे ही सब लोग अंदर आते हैं तो वो बटन दोबारा से ऑन कर देती है। तो वहाँ से रेडिएशन खंभे अपने काम कर रहे होते हैं, वो चालू हो जाते हैं। तो बग्स जो वो कीड़े होते हैं वो अंदर नहीं आ रहे होते हैं और जो कुछ आने की कोशिश करते हैं वो सब मर जाते हैं। तो जैक्सन एक इंजेक्शन निकालता है जो कि रेडिएशन से लोगों को बचाता है। जैक्सन के पास थोड़ी सी दवाई होती है जो रेडिएशन के खिलाफ काम आती है। तो शॉ को पता था कि वो मर जाएगा, तो वो जैक्सन को बोलता है मेरे को मत लगाओ, इसे वेस्ट मत करो, जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी उसे लगा देना, क्योंकि उसे बहुत बड़ा झटका लगता है रेडिएशन वाला और उसे पक्का पता था वो नहीं बचेगा और सच में वो नहीं बचने वाला होता है। शॉ मरने से पहले कुछ वर्ड्स बोलता है क्लार्क से। क्लार्क सुनो, रेवन को बोलना कि वो खुशियाँ डिजर्व करती है और उसे समझाना कि वो सच में करती है। और वो शॉ बताता है कि वो सोचती है वो हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करती है, पर वो रियली में करती है। तो प्लीज़ क्लार्क उसे ये ज़रूर बता देना। और उसी टाइम वहाँ पे शॉ मर जाता है ऑन द स्पॉट थोड़ी देर बाद। उसी के साथ यहाँ पे सीजन 6 का एपिसोड 1 पूरा आधा ख़त्म हो चुका है। तो वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाकी का एपिसोड के लिए मैं नई वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।